नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। कल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि माना यह जाता है कि इससे जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। देखिए, आपने सूर्य ग्रहण का दिन भी देखा, किस तरह से जो बदलाव आने थे वो हमने आपको बताया था। तो इस ग्रहण का हम सबके जीवन पर असर क्या रहेगा, मैं चंद्र ग्रहण की बात कर रही हूँ। किस राशि वाले के घर में ये ग्रहण पड़ेगा और इस ग्रहण से मिलने वाले शुभ प्रभाव को बढ़ाएगा, कैसे शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ते हैं ग्रहण के बाद, जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे कैसे बचा जाए, जो शुभ प्रभाव हैं वो क्या बदलाव लेकर आएंगे, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अब हम आचार्य जी से सीधा जान लेते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा और क्या ग्रहण का वक्त होगा। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण का वक्त क्या रहेगा। बिल्कुल, कल कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और मंगलवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 4:15 से शुरू हो जाएगी और कल शाम 4:31 तक रहेगी। आपको बता दूं कि कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं, यह चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की प्रछाया से ढका हुआ रहेगा। अतः ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर लगने वाला ये ग्रहण ग्रस्तोदित खंडग्रास रूप में पूरा भारतीय परिक्षेत्र में ग्रहण युक्त रहेगा। ये ग्रहण एशिया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वोत्तर यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके अलावा कनाडा, ग्वाटेमाला, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, चीन, म्यांमार आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। आपको इस ग्रहण काल के समय की जानकारी जो आपने चाही वो दे दूं। भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर 2:39 पर होगा। इसको समझ लीजिए, हो सकता है उस समय भारत में चंद्रमा उदित न हुआ हो, लेकिन वो आकाशमंडल में जहां कहीं भी है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे की सीध में आएंगे। हमको नहीं दिख रहा है लेकिन पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो है ना। तो 2:39 पर वो कल दोपहर यह ग्रहण शुरुआत होगी और इसका खग्रास स्पर्श 3:47 पर होगा। खग्रास की समाप्ति 5:12 पर और ग्रहण का मोक्ष काल 6:19 पर होगा। अतः इस ग्रहण का टोटल पर्व काल फॉर द प्लैनेट अर्थ 3:39 का होगा, जबकि इसका सूतक रात कल सुबह 3:49 से ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। और अब देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में ग्रहण कब दिखेगा। देखिए, सिलीगुड़ी में कल शाम 4:41 से 4:59 तक ग्रहण दृश्य होगा। कुल 18 मिनट का पर्वकाल होगा। रांची में शाम 4:48 से दिखना शुरू होगा और 5:15 तक दृश्य रहेगा। रांची में 27 मिनट का पर्वकाल होगा। लखनऊ में ग्रहण का समय कल शाम 5:16 से शुरू होगा। चंडीगढ़ में कल शाम 5:27 पर, दिल्ली में कल शाम 5:28 पर और अमृतसर में कल शाम 5:33 पर ग्रहण का समय होगा। काशी में ग्रहण का काल कल शाम 5:10 से होगा। उन्मीलन 5:12 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काशी में 6:19 पर होगा। अतः काशी में इस ग्रहण का पर्वकाल 1:09 का होगा। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत फैल जाती है। इसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर भी पड़ता है।
इसलिए सूतक लगने पर घर के सभी पानी के बर्तन, दूध में, दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, आचार्य जी ने आपको अभी बताया कि जब ग्रहण पड़ेगा, सूतक काल जो लग जाता है, उस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आचार्य जी, सूतक या ग्रहण के दौरान तुलसी डालने से क्या होता है? क्योंकि अक्सर घर में हमने ये कहते सुना है कि जो खाने पीने की चीज़ें उनमें तुलसी डाल देना चाहिए। तो अब सवाल ये है आचार्य जी मेरा कि तुलसी आखिर क्यों डालना चाहिए और इससे क्या होता है? जरूर, बहुत सुंदर सवाल है। माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की भी मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर पड़ता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो जो सामग्री पहले से बनी रखी है उसमें तुलसी का पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। तुलसी में पारा होता है, इसके चलते किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव न्यून हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन न्यून हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। तुलसी के पत्ते जिन चीज़ों में पड़े रहते हैं उनमें किरणों का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा कुश भी डालने का प्रोविजन है। कुश क्या है? कुश इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो कुश और दूब घास भी कुछ लोग डालते हैं, दूर्वा भी डालते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं कि ये जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, उससे जो एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुई। देखो, इसे हम अच्छा नहीं कह सकते, हम बुरा नहीं कह सकते, एबनॉर्मल कह सकते हैं। एंड वॉट एवर इज एबनॉर्मल इज ऑलवेज अवॉइडेबल, हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। जी 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 आचार्य जी, देखिए आपको क्या क्या अवॉइड करना है वो आचार्य जी ने अभी बताया कि आखिर तुलसी हमें क्यों डालना चाहिए, तुलसी डालने से क्या होता है, ये भी आपने जाना। और अब आचार्य जी से हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों लगता है और ऐसा हर पूर्णिमा पर आचार्य जी क्यों नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण न लगने की वजह है कि पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा करीब 5 डिग्री तक झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता। कई बार पृथ्वी के ऊपर या नीचे से साइड से निकल जाता है। इस कारण हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। जब भी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है वो पूर्णिमा का दिन ही होता है। इसकी वजह है कि चंद्र ग्रहण तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो और ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण केवल पूर्णिमा के दिन ही ऐसा संभव है। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है और हर पूर्णिमा को चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि आखिर क्यों पूर्णिमा तिथि पर ही चंद्र ग्रहण लगता है। अब हम आचार्य जी से बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य जी, चंद्र ग्रहण के प्रकार भी होते हैं, हमने सुना है। हाँ, क्यों नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? क्यों नहीं, जरूर। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की, जो टोटल लूनर एक्लिप्स जिसे कहते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह से ढक देती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है, जिसे सुपर ब्लड मून कहते हैं। और अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण का दूसरा स्वरूप, आंशिक चंद्र ग्रहण। ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बारे में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ पाती है, इसे ही आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अब बात तीसरे चंद्र ग्रहण यानी उपछाया चंद्र ग्रहण की, जिसे पेनुम्ब्रल भी कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी उस समय आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते।
इस स्थिति में पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया यानी उपज छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा के उस हिस्से को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो चंद्रमा की सतह, चंद्रमा का वो हिस्सा धुंधला पड़ जाता है। इसको उपज छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा न तो रंग बदलता है और न ही आकार बदलता है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने प्रकार के बारे में तो बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो इस बार का चंद्र ग्रहण है, यानी कि जो कल पड़ने वाला है, ये कौन सा चंद्र ग्रहण होगा? देखिए, आपको ये बता दूं कि ये कल वाला खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। खग्रास चंद्र ग्रहण है, ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त भी है। अब क्या है ग्रस्तोदित और क्या है ग्रस्तास्त? पिछली बार आपने सवाल पूछा था। देखो, अभी जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो ग्रस्तास्त था। चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो ग्रस्तोदित होगा। क्यों? अगर ग्रहण पड़ते समय चंद्रमा या सूर्य अस्त हो जाए तो वो ग्रस्तास्त कहलाता है। कल उसी समय चंद्रमा उदित होगा, ग्रहण काल में ही चंद्रोदय होगा, ग्रहण काल के ड्यूरेशन में ही चंद्रोदय होगा। इसलिए ये कल का ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को बिल्कुल आचार्य जी, खग्रास है, ग्रस्तोदित। देखिए, चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य जी से वो भी हमने जान लिया। अब कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो बदलाव प्रकृति में होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कई किंवदंतियां, कई कथाएं जुड़ी होती हैं। तो आचार्य जी, अब वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। किम वदंती, वदति, वदति माने कहना, किम मतलब प्रश्नवाचक। क्या ये बात कही गई? क्या ये बात बताई गई? ये कहीं सुनी है, किम वदंती। तो बिल्कुल आपको धार्मिक मान्यता क्या है, तो पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से देवताओं में अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जिस समय मोहिनी रूप भगवान विष्णु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, एक स्वरभानु नामक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही मोहिनी इस राक्षस को अमृत पिलाती हैं, सूर्य और चंद्रमा असुर को पहचान लेते हैं और मोहिनी को इस अमृत पिलाए जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक ये असुर अमृत पान कर चुका होता है और अमृत गले तक पहुंच चुका होता है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से इस राक्षस की गर्दन काट देते हैं। अमृत पीने के बाद, गला कटने के बाद भी वो असुर मरता नहीं। सिर और धड़ अलग अलग होने पर भी वो जीवित रहता है और इसी के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण ही भगवान विष्णु ने इस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस कारण जब भी मौका मिलता है तो राहु और केतु के रूप में ये राक्षस सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। अब कहते हैं खा जाता है, अब खा कैसे सकता है, लेकिन ग्रहण लगा देता है। तो ये थी चंद्र ग्रहण की धार्मिक कथानुसार चर्चा। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए। खासकर खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना काटना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र है ओम शांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। एक और मंत्र है चंद्रदेव का, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज आपको ग्रहण के दिन आपको अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान विश्व देवों का ध्यान करना चाहिए। आपको बता दूं कि विश्व देवों में 10 देवता सम्मिलित हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्ट्रा, रुद्र,
पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रा वरुण और अंगिरस शामिल है। ग्रहण के दौरान इन सब का मंत्रों के साथ ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के सूतक के दौरान थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का और हो सके तो सूती, मेड ऑफ कॉटन, मेड ऑफ कपास, मेड ऑफ रुई, क्योंकि वो चंद्रमा का एलिमेंट है, निकाल कर अलग रखते हैं। देखो रेयॉन या नायलॉन ये चंद्रमा के एलिमेंट नहीं है, लेकिन आपको कपड़ा निकालना है और प्रेफरेबली कॉटन का कपड़ा निकालना है, प्रेफरेबली वाइट कलर का निकालना है। लेकिन अगर ना हो तो किसी भी कलर का निकाल लो, ना हो तो किसी चीज़ से बना हुआ निकाल लीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को बड़े ही आदर सहित, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। इससे आपके चंद्रदेव को, आपको चंद्रदेव के शुभ फल मिलेंगे। देखो ये जो बार बार हम कहते हैं ना रिक्वेस्ट के साथ, आदर के साथ, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही कोई दान करते समय आपके चित्त में अहंकार आता है या आपको लगता है आप बड़े दाता दानी हैं, आप कर्ता बनते हैं, तो दान वहीं व्यर्थ हो जाता है। और ग्रहण के दान लेने का अधिकार केवल सफाई कर्मी को है, वन हु मेंटेन्स हाइजीन ऑफ योर लाइफ, जो आपके जीवन में हाइजीन मेंटेन करता है, जो आपको स्वच्छ रहने में मदद करता है, उसी के अंदर ये क्षमता है कि आपकी उस निगेटिविटी को भी आत्मसात कर ले। वो रोज आपकी कितनी गंदगी आत्मसात कर रहा है और वो आपकी इस निगेटिविटी को भी, उसी की शुभकामनाएं आपकी इस निगेटिविटी को समाप्त कर सकती हैं। तो सफा अच्छा, अब आदर्श है तो देखो अब्दुल रहीम खान खाना बड़े दानी थे, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जब वो किसी को कुछ देते थे तो नीचे देखने लगते थे, लोग उनसे पूछते थे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये नीचे को देखते हैं। एक ने पूछा साहब देते हैं तो नीचे को देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला तो कोई ऊपर बैठा है, दिन रात दे रहा है। लोग भरम हम पे करें, लोग हमको दानी समझते हैं, ताते नीचे नैन, इस शर्म के मारे मेरी आंखें झुक जाती हैं। क्या बात है। तो अहंकार का परित्याग, स्व का परित्याग दान करते समय यदि आपके चित्त में है तो निश्चय ही उसके बेहतर आपको परिणाम हासिल होंगे। बिल्कुल। इसलिए दान करते समय आपको आदर के साथ, रिक्वेस्ट के साथ ही बात कहता हूँ। तो कल चंद्र ग्रहण पड़ना है और इसके लिए आज से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। आचार्य जी से अभी हमने जाना कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको चंद्र ग्रहण और सूतक के दौरान नहीं करने हैं। आचार्य जी ने आपको ये भी बताया कि वो कौन कौन से काम है, यानी किस तरह की पूजा पाठ उस दौरान आप कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। और लगातार मैं आचार्य जी से आप लोगों के सवाल भी ले रही हूँ। तो आचार्य जी, अब एक सवाल जो मेरे मन में है वो आम दर्शकों का सवाल है, और वो सवाल ये है कि चूंकि कल सूतक सुबह से लग जाएगा, तो जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो लोग सुबह खाना खाने के आदी हैं, तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए जो व्रत रखने में भी असमर्थ हों? देखो, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति काल हो, यानी जो काम करना संभव न हो आपके सर्कमस्टांसेस में, उस काम में करना कोशिश करनी चाहिए कि आप रात में जो भोजन कर लिया, आप शाम को करिएगा। कितनी बार तो लोग, बहुत से लोग तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हमारे कभी कभी वजन बढ़ जाता है तो हम शाम 6 बजे के बाद डिनर छोड़ देते हैं, अगले दिन 10 बजे के बाद खाएंगे। तो ये तो आप कभी भी कर सकते हो, एनी डे इज़ नॉट सो टफ। लेकिन अगर मान लीजिए कि खाए बगैर आपका काम नहीं चलता, तो जहाँ ये ग्रहण का जिक्र आता है वहाँ ये भी कहते हैं रोगी, बच्चे, वृद्ध, इन लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं है। तो आप ठीक ग्रहण के टाइम में ना खाइए, उसके आगे पीछे खा लीजिए। अगर खाना आपकी मजबूरी है और किसी कारण उसका भाई शरीर जो है वो प्राणायाम ब्रह्म,
अगर खाए बगैर प्राण जाने का खतरा है तो भाई आपको खाना ही चाहिए। भाई इसी शरीर की रक्षा के लिए तो कहा जा रहा है कि आप वो ग्रहण के दौरान मत खाओ ताकि बेहतरी हो। देखो इमीडिएटली कोई ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और आपके प्राण निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। वो खाना खाना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आपकी अलग अलग एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के एक लाइन में आने, जिनके लिए आपका शरीर यूज्ड टू नहीं है, जिनके लिए आपका शरीर यूज्ड टू नहीं है, उनके एक ही लाइन में आने से आपकी बॉडी में अनसर्टेन चेंजेस होने लगते हैं। उस दौरान अगर आप भोजन करते हैं तो देयर मे बी समथिंग एबनॉर्मल हैपन विथ यू, देयर मे बी, इट इज नॉट सो दैट इट विल हैपन डेफिनेटली, इट्स नॉट सो। देखो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, कितने दिनों में होगा, इसका प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। अब वैज्ञानिकों को रिसर्च करनी चाहिए इसके ऊपर, और अब विज्ञान से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने अब अपने रिसर्च का बहुत कुछ पैराफर्नालिया बना लिया है। तो इन चीज़ों पे भी रिसर्च होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए कि पता चले इन द लॉन्ग रन। अब देखो ऐसी मिली जुली चीज़ों पे तो रिसर्च होने लगी है। अब दुनिया प्रोबायोटिक पे रिसर्च करने लगी। जैसे अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने हमसे बातचीत की कि जो रोज़ आप बताते हैं कि बैगन के दिन, द्वितीया के दिन बैगन मत खाओ, तृतीया के दिन परवल मत खाओ, तो ये सब क्या है, चतुर्थी के दिन मूली मत खाओ, तो इससे कोई फ़ायदा नफ़ा नुकसान। भाई चंद्रमा की गतियों के कारण हमारे जो गट बैक्टीरिया है, जो हमारा सेकंड ब्रेन है, इसमें जो प्रोबायोटिक्स हैं, उन प्रोबायोटिक्स का संबंध उनसे है। तृतीया चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा हो या चंद्रमा फार्दरेस्ट से नियर आ रहा हो, जब थर्ड डे होगा उस दिन परवल खाने से आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों से लड़ने झगड़ने लगेंगे। आपका गट बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिक हो जाएगा उससे रिलेटेड, जो परवल से रिलेटेड है, तो बताया जाता है कि शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। अब आप जब सबसे लड़ने लगेंगे, अच्छा इरिटेबल टेम्परामेंट हो जाएगा, गट डिस्टर्ब है तो टेम्परामेंट इरिटेबल है तो अप्रोच आपकी डिफरेंट हो गई, अप्रोच डिफरेंट हो गई तो आप लोगों से लड़ने लगे, लोगों से लड़ेंगे तो शत्रुओं की वृद्धि। तो उन्होंने सिंपल ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिख दिया कि तृतीया के दिन परवल खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती। वैसे ही सिंपली ये कह दिया कि भाई इस दिन ये ग्रहण के समय भोजन अवॉइड करना चाहिए। तो अब सूतक तो रात के 3 बजे के आसपास लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कहना है आपका, लेकिन अब आपको ड्यूटी पे आना है, आप एंकर हैं, अगर नहीं खाएंगी पेट गुड़गुड़ करता रहेगा तो फिर वो भी दिक्कत होगी ना आपके लिए। तो आप जितने एग्जैक्ट ग्रहण के टाइम को अवॉइड करके आप खाइए। किसी भी चीज को जड़ता के साथ नहीं लेना चाहिए, है ना। और बच्चे, बूढ़े और रोगी, वो इन नियमों से अलग रखे गए। तो आप भी बच्चे में आते, तो आपका भाई बच्चे ही हो भी, बिल्कुल। तो हम बूढ़े हैं तो हम भी उसके मुक्त हैं। तो एग्जैक्ट उस टाइम पीरियड में जब ग्रहण पड़ रहा है, उस समय घंटे 2 घंटे तो कोई भी अवॉइड कर सकता है। और इस बार तो ग्रहण 3-3.5 घंटे का है। काशी में तो 1 घंटा 9 मिनट का है, काशी में जो उसका टाइम पीरियड है, और वो सिलीगुड़ी में 19 मिनट का पड़ेगा और रांची में 27 मिनट का है। तो उस एग्जैक्ट टाइम पीरियड को, जिस समय एकदम ये खग्रास घटित हो रहा है, उस समय को छोड़कर आगे पीछे अपनी परिस्थितियों के मुताबिक कार्य करना चाहिए, है ना। परिस्थितियों के मुताबिक कार्य हमेशा उचित होता है और चीज़ों को जड़ता से नहीं लेना चाहिए। और जड़ता से उनके एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई जड़ता से अनुपालन करेगा। और अगर कोई खा ही लेंगे तो कोई तुरंत इसी वक्त फांसी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज रिलैक्स। इन नियमों का जहां तक आप पालन करेंगे उतना आपको लाभ होगा। जो पालन करने में आप असमर्थ हैं तो पालन नहीं करेंगे, स्वाभाविक बात है। क्या आपको आपके प्रश्न का सम्यक उत्तर प्राप्त हो गया? देखो उत्तर तो अपनी जगह है, उत्तर सम्यक होना बड़ा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी। और अब यकीनन दर्शकों के मन का भी ये जो संशय था वो हट गया होगा कि जो वृद्ध हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें ये नियम लागू नहीं होते। अगर वो असमर्थ हैं व्रत रखने में तो वो खा सकते हैं। तो आचार्य जी, हमने ये तो जान लिया, लेकिन अब इन सब के बीच हम राशियों की बात भी कर लेते हैं कि आखिर चंद्रमा की चाल जब बदलेगी और चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशियों में क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हम शुरुआती 3 राशियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो बात हमेशा की तरह मेष राशि से ही शुरू की जाएगी। तो मेष राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा, आपके लग्न में लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आज आपको बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और ग्रहण के बाद चांदी के ग्लास में दूध पानी आदि पीना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें समझ लेनी। चंद्रमा चांदी है, पानी चांदी है। चांदी एलिमेंट चंद्रमा की इस निगेटिविटी को शांत कर सकता है। अगर आपके पास चांदी का गिलास न हो तो आप कॉपर का भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी मेटेलिक एंड इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रहण के बाद ये उपाय करना है। और चूंकि मेष राशि और भरणी नक्षत्र पर ये पड़ रहा है, आज तो मेष राशि वालों के लिए इस ग्रहण की महिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके लग्न में है, पहला स्थान लग्न होता है। लग्न शरीर होता है, मनुष्य की देह होती है, मनुष्य का चेहरा होता है। और वैसे भी काल पुरुष की जन्मपत्रिका में मेष राशि सर्वोच्च सबसे ऊपर है। अस्तु मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को किसी भी संकट से बचाने के लिए इन दोनों उपायों को अवश्य करना चाहिए। और दूसरी राशि है वृष राशि। तो वृष राशि वालों के ये चंद्र ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। 12वां स्थान काहे का है? 12वां स्थान खर्चों का है और शैया सुख भी 12वें स्थान से देखा जाता है। तो शैया सुख पर यह ग्रहण लगेगा। परिवार को लेकर आज आपको कुछ चिंता हो सकती है। आपके शैया सुख डिस्टर्ब हो सकता है। आपके रातों की नींद उचटी सी रह सकती है। रात में हो सकता है आपको कुछ दिन तक अच्छी नींद ना आए इस ग्रहण के प्रभाव से। और आपके खर्चे भी अचानक फ्लक्चुएट कर सकते हैं, या तो एकदम कम हो सकते हैं या एकदम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन खर्चों के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए और पारिवारिक चिंता से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आपको ग्रहण से पहले ही नीम की पत्तियां लेकर आना चाहिए। और ग्रहण के दौरान आज नहीं कल, नॉट टुडे, कल ग्रहण के पहले ही नीम की पत्ती लाइए और ग्रहण के पहले 1 लीटर 600 ml 1600 ml 1 लीटर 600 ml लगभग 1.5 लीटर पानी में उन नीम की पत्तियों को डाल के रख दीजिए और ग्रहण के बाद इस पानी के को पत्तियों सहित किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। और अब बात तीसरी राशि की, यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर लगेगा और 11वां स्थान आमदनी का और कामना, आमदनी से ताल्लुक़ रखता है, संबंध रखता है और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से प्रभाव आपके लिए ठीक ठाक होंगे। आपको कुछ सुखों की भी प्राप्ति होगी, कुछ कामनाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। लिहाजा ये शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए आपको ग्रहण के बाद भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए और किसी मजदूर पेशा व्यक्ति को बड़े ही आदरपूर्वक उत्तम और सुस्वादु व्यंजनों युक्त भोजन कराना चाहिए। ऐसा आदमी कोई लेबर हो, मजदूरी करके पेट पालता हो, अपना परिवार चलाता हो मजदूरी करके, ऐसे व्यक्ति को आदरपूर्वक उत्तम सुस्वादु व्यंजनों के साथ भोजन कराना चाहिए और ग्रहण के बाद भैरव बाबा के मंदिर में दूध चढ़ाना चाहिए। तो जैसा आपने कहा, 3 राशियों की चर्चा हुई। जी आचार्य जी, चूंकि हमने अपने तमाम दर्शकों से भी कहा कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो अब सवाल आने शुरू भी हो गए हैं। चारू का सवाल है कि क्या हमें तुलसी के पौधे की पूजा कल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल सूतक लग जाएगा और फिर चंद्र ग्रहण है, तो तुलसी के पौधे की पूजा कल कर सकते हैं? हाँ, ग्रहण काल को छोड़कर आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा ऋचा का भी एक सवाल आया है। उनका सवाल आचार्य जी ये है कि वो उनकी प्रेगनेंसी के 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस दौरान उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो पूछ रही हैं। अरे बेटा, बिल्कुल तुमको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ काटना नहीं, कुछ छीलना नहीं, कुछ छौंकना बघारना नहीं, और तुम तो हो सके तो ग्रहण के दौरान कुछ खाना भी नहीं। ग्रहण शुरू होने से 10-12 मिनट अगर भूख लगे तो 10-12 मिनट पहले खा लो, बाद खाओ, ग्रहण के दौरान मत खाना बेटा।
बिल्कुल नहीं खाना, और जितना डिस्टेंस बना सकती हो खाने पीने का, जितना फिजिकली पॉसिबल हो वो डिस्टेंस बना के चलो। और बिल्कुल कतई कुछ काटना छीलना बघारना नहीं, बिल्कुल एकदम। और उस समय अपने तुम कोशिश करो कि ग्रहण की जो छाया है, जो ओपन में भी ना जाओ, तुम घर के अंदर ही रहो बच्चे, और घर के अंदर भगवान का नाम लो और अपने बच्चे को स्मरण करते हुए उत्तम मंत्रों का पाठ करो। जो भी तुम्हारे इष्ट देव हो उनका मंत्र पढ़ो, ताकि तुम्हारा बच्चा उन मंत्रों को सीख जाए। और ग्रहण काल में किए गए मंत्रों का हजारों लाखों गुना ज़्यादा तीव्र असर होता है। तो वैसे ही अच्छा, और दूसरी बात, मान लो तुम अपने बच्चे को जो बनाना चाहती हो, इस ग्रहण के मौके का पॉजिटिव फायदा कैसे उठाएंगे? हाँ, अब जैसे तुम्हारे मान लो 6 महीने का बच्चा है, अब तो समझने लायक है। 3-4 महीने के बाद बच्चे में डेवलपमेंट पॉजिटिव, वो तो पहले दिन से वो सब कुछ समझता है बच्चा, जाइगोट। फिर अब बच्चे को जो तुम्हें बनाना है, जैसा करियर बनाना है, उस हिसाब के मंत्रों को पढ़ो। क्या? जैसे अगर तुम अपने बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाना चाहते हो तो सूर्य के मंत्र पढ़ो। सूर्य का कोई मंत्र ले लो, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो लेडीज़ को पढ़ने को मना किया जाता है, ये कहा जाता है कि यज्ञोपवीत जो नहीं पहनते वो न करें, लेकिन अगर आपके पतिदेव यज्ञोपवीत आपके बदले पहनते तो भी आप करिए। आप घृणिं सूर्याय नमः कर सकते हैं। आप सूर्य का कोई भी ओम रांग रींग रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS PCS बनाने के लिए आप ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जो भी चाहें आप सूर्य से रिलेटेड मंत्र करिए। अगर आप बच्चों को बहुत जबरदस्त लेखक बनाना चाहते हैं कि बड़ा इमोशनल बच्चा बने, प्यार करे सारी दुनिया को, दुनिया भर में प्यार बांटे, तो चंद्रमा के मंत्र पढ़ो। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। भगवान भोलेनाथ को स्मरण करो। भगवान शिव के कोई भी मंत्र पढ़िए, आप जो भी मंत्र आपको समझ में आए आप भगवान, ओम शं शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः, जो भी मंत्र, अब तो रोज सैकड़ों मंत्र बताते हैं, कोई एक मंत्र चूज कर लो बेटा, उसको पढ़ो। और अगर अपने बच्चों को तुम युद्धक बनाना चाहती हो, सेनापति बनाना चाहती हो, आर्मी में ले जाना चाहती हो, तो मंगल के मंत्र पढ़ो। हनुमान जी की उपासना करो। हनुमान जी को मंगल का मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, मंगल सेनापति बनाता है। बच्चे को कंप्यूटर की दुनिया में ले आना चाहती हो, बच्चों को कैलकुलेशन की दुनिया में ले आना चाहती हो, बुध के मंत्र पढ़ो, देवी दुर्गा के मंत्र पढ़ो। क्या मैं वाइंड अप करूं? मतलब जल्दी बताऊं? आचार्य जी, चूंकि हमें कोई ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि हमारे तमाम दर्शकों के सवाल आगे भी आ रहे हैं। हाँ, आगे तो ऋचा जी अभी हम जवाब पूरा करेंगे, इस ब्रेक के बाद सारे बताएंगे तुमको कौन कौन क्या करना। चंद्र ग्रहण को लेकर आचार्य जी से हमारी चर्चा लगातार जारी है। तमाम दर्शक जो इस वक्त अपने सवाल भेज रहे हैं, उनके भी जवाब आचार्य जी से ले रहे हैं, और राशियों की भी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि किस राशि में क्या परिवर्तन इस चंद्र ग्रहण के बाद आएगा वो भी बेहद जरूरी हो जाता है। शुरुआत की 3 राशियां हमने बता दी हैं, आचार्य जी से हमने जानी, लेकिन अब आगे की 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन राशि की हमने बात कर ली है। अब आगे की जो 3 राशियां यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि पर कैसा रहेगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी। बिल्कुल, कर्क राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर लगेगा, यानी आपके करियर और आपके पिता पर यह ग्रहण लगेगा। आप और आपके पिता दोनों को मन थोड़ा परेशान हो सकता है, करियर में परेशानी हो सकती है, अतः मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद दूध नहीं पीना है। उस दिन चंद्र ग्रहण के बाद दूध नहीं पीना है, और ग्रहण के बाद दूध को फाड़कर, नींबू डाल के फाड़ देते हैं ना, दूध को फाड़कर दूध का पानी छानकर पीजिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभावों से आप बच सकेंगे। और सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 9वें खाने पर यानी भाग्य स्थान पर लगेगा। इससे आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, अतः चंद्रदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको 1 कटोरी में सफ़ेद चावल डालकर अपने मंदिर में रखने चाहिए और ग्रहण के बाद उन्हें दान करना चाहिए। और दूसरा एक उपाय और है, अरे भाई हम आज कह जाते हैं अक्सर, तो वो आज नहीं, ग्रहण के दिन, अब ग्रहण तो कल है ना, तो चंद्र ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल जल में प्रवाहित करने हैं। तो आज ही से जान लीजिए आप,
कि आपको कल 4 सूखे नारियल इकट्ठे करिए और चंद्र ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। और कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर लगेगा और ये स्थान आयु से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपकी आयु में, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से, अशुभ नहीं प्रभाव से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको ये ग्रहण आपके धन को देखेगा, जिस स्थान पर इसकी दृष्टि वहाँ पे धन लाभ होगा। अतः चंद्रदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको चंद्रदेव के मंत्रों का जाप ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः। अधिक से अधिक जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। और चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर में चना दान करना चाहिए और अमावस्या की रात दूध की खीर का दान अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से करना चाहिए। दूध की खीर का दान, देखो बुजुर्ग जीवित भी हो सकते हैं, आप स्वर्गवासी बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, पुरखों के नाम, अपने पूर्वजों के नाम, अपने पितरों के नाम। बिल्कुल आचार्य जी, तो हमने आगे की 3 राशियों के बारे में भी चर्चा कर ली और दर्शकों के सवाल भी लगातार आ रहे हैं। चूंकि हम पहले जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके बारे में बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आपकी किस प्रभाव से, किस तरह से, कौन कौन से वो ग्रह होंगे जिनका मंत्र जाप करने के बाद जो होने वाला बच्चा है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आचार्य जी, हम अपनी चर्चा पूरी कर लेते हैं पहले। हाँ, हम ये चर्चा कर रहे थे, किसी प्रेग्नेंट बच्ची ने पूछा था कि मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी है, मुझे इसके दौरान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भय से मुक्त हो जाना चाहिए। देखो बेटा, डरो नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर घटना को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए और हर घटना के बारे में ये सोचना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल कोमल है भी, जिन मंत्रों का आप जाप करेंगी उनसे प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा। तो आपको हमने अभी भी बताया, जो लोग नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके लिए फिर से संक्षेप में बता देता हूं। अगर आप बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, या अब जैसे मान लीजिए लड़कियां जनेऊ नहीं पहनती, पतिदेव जनेऊ पहने हैं, तो पतिदेव वहां बैठकर बच्चे अपनी पत्नी को सुना सकते हैं गायत्री मंत्र। आप सूर्य के कोई और मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आप बच्चे को मैरीन में ले आना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में ले आना चाहते हैं, भूगर्भ जल से संबंधित कोई विद्या पढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को बहुत इमोशनल बनाना चाहते हैं, लविंग बनाना चाहते हैं, बहुत लेखक बनाना चाहते हैं, उसका इमेजिनेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो चंद्रमा के मंत्र पढ़िए। ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। अगर आप बच्चे को आर्मी में ले आना चाहते हैं, आर्म फोर्सेज में ले आना चाहते हैं, तो मंगल के मंत्र पढ़िए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः या अथर्ववेद का मंत्र पढ़िए। अग्नि सख्यम वृणीमहे, अग्नि सख्यम वृणीमहे, अग्नि सख्यम वृणीमहे, ये अथर्ववेद की ऋचा है, इसको पढ़िए। सेनापति बनेगा बच्चा। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं और बच्चे को आप आईटी के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं और बच्चे को का कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो बुध के मंत्र पढ़ें। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सा बुधाय नमः या माता दुर्गा की उपासना करें, या ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। बच्चे को अगर आप विद्वान बनाना चाहते हैं, सतोगुणी बनाना चाहते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, एक्सेल कराना चाहते हैं, तो अपने बच्चे के लिए बृहस्पति के मंत्र पढ़ो। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः, या नारायण के मंत्र पढ़ो, या नारायण कवच पढ़ो, या नारायण से विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। वो चला लो अपना ऑडियो वाला, अपना आजकल तो फ़ोन पे भी सब बच्चे चला लेते हैं। बिल्कुल। अब अगर आप बच्चे को न्यायिक बनाना चाहते हैं, एडवोकेट बनाना चाहते हैं, बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, सॉलिसिटर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, तो बच्चे को शनिदेव के मंत्र पढ़ने चाहिए, सुनाने चाहिए। गर्भस्थ शिशु को ये मंत्र सुनाइए। अगर अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह सीख लिया था तो आपका बच्चा भी गर्भ से तैयारी करके दुनिया में आ सकता है। आप ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः या वेद में शनि की दुर्गत से निवारण के लिए दिए गए मंत्र ओम शंयो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करिए। जो भी आपको याद हो उसको आप करिए।
और देखो इतने ग्रह तो हम एक बार पहले भी बता चुके, अभी भी बताया था, राहु केतु रह गए थे। अगर आप टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में ले आना चाहते हैं, अगर अपने बालक को ज्ञान का भंडार बना देना चाहते हैं, उसको ज्ञान मार्गी बना देना चाहते हैं, अद्भुत नॉलेजेबल व्यक्ति बना देना चाहते हैं, तो राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौं सा राहवे नमः या छिन्नमस्ता देवी के मंत्र का जप करो, छिन्नमस्ता देवी के मंत्र का जप करो। और यदि आप अपने बच्चे को धर्म की ध्वजा बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथों जीवन में कभी कोई अपकृत्य न हो, तो केतु के मंत्र, केतु धर्म की ध्वजा है, केतु के मंत्र पढ़ो। ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह केतवे नमः या गणपति की उपासना करो, गंग गणपतये नमः। इन क्षेत्रों में तो जो 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 माताएं गर्भवती हैं वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए चंद्र ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर, हाउ टू डील विद द अफेयर, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, अभी आप पूछे और ये देवी हमसे पूछेंगी, प्रिया जी ये पूछे, बताएंगे आपको, आप बिल्कुल धड़ाके से कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिविटी। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, भय तो मन से निकाल ही दो एकदम, भय नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारा धर्मशास्त्र धर्मेण हन्यते राहु, धर्म से ही हम राहु का हनन करते हैं, धर्मेण हन्यते शनि, धर्म से हम शनि के दुर्गत का भी हनन कर देते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म, सनातन धर्म बड़ा विशाल है, बड़ा 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 तेजस्वी है, और ये हर निगेटिव घटना जो दिखने में नेगेटिव है वास्तव में भी नेगेटिव है, उसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। और आचार्य जी, चूंकि हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि वो सवाल दें, तो सवाल आ भी रहे हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं, और इसीलिए हम वो जवाब आचार्य जी से ले भी रहे हैं कि लोगों के मन में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो वो दूर हो जाए। शिमला से नेहा का सवाल आया आचार्य जी, वो पूछ रही हैं कि क्या ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए, और इसी से जुड़ा दिल्ली से भी एक सवाल आया था कि क्या ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं होता। देखो बेटा, ग्रहण के दौरान सोना तो बिल्कुल भी नहीं। देखो कभी आप एकांत चिंतन करो, नींद और मृत्यु समान होती है। आप सोने के बाद उठेंगे नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं होती, और सोते समय आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। तो उस समय जब पृथ्वी पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल न करते हुए यूँ समझ लो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एबनॉर्मल मीन्स जिसके लिए हमारा शरीर यूज टू नहीं है। देखो हमारा शरीर काहे के लिए यूज टू है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारा शरीर उसके लिए यूज टू है। चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो रेगुलर हम उसके संपर्क में रहते हैं, हम उसके लिए यूज टू हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, हम उसके लिए यूज टू हैं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाए, हम उसके लिए यूज टू नहीं। देखो सुबह भविष्यवाणी में हम रोज आपको एक चीज बताते हैं, आज का अशुभ समय क्या है, क्या आज कोई अशुभ समय है, वो हम कैसे बताते हैं, उसका फंडा क्या है। उसका फंडा ये है कि जब किन्हीं ग्रहों का क्रांति साम्य हो जाता है, और ऐसे ग्रहों का क्रांति साम्य जिनके क्रांति साम्य माने उनके मतलब एक सीध में आ जाते हैं, उससे कुछ क्षणों के लिए अशुभ स्थिति, अशुभ समय पैदा होता है, वो हम रोज आपको बताते हैं। ये ग्रहण भी ऐसा ही एक एबनॉर्मल समय है फॉर विच आवर ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर। हमारा शरीर उसके लिए निर्मित नहीं है, या हमारे शरीर के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्वाइट एबनॉर्मल है। अब वाइल एबनॉर्मेलिटी इज प्रिवेलिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यू शुड एट ऑल नॉट स्लीप। बच्चे सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही शिमला से भी किसी बच्ची ने पूछा था कि वो पानी पीना है कि नहीं पीना है, तो बेटा ना ही पियो तो अच्छा है, और इमरजेंसी हो तो आपत्तिकालीन मर्यादानाश से जरूर पियो बेटा, जरूर पियो। बिल्कुल। और देखिए जया का भी सवाल आया है आचार्य जी, वो पूछ रही हैं कि उनका 2 साल का छोटा बच्चा है, तो क्या उसे दूध दे सकते हैं या फिर भूख लगने पर कुछ खाने को भी दे सकते हैं। बेटा 2 साल का बच्चा है, बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो रिपेल कर देते हैं, 1 सेकंड में रिपेल कर देते हैं, इसलिए बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि उसमें तुलसी की पत्ती पहले ही डाल देना, अच्छा, और कुछ डाल देना। तो अगर बॉटल से दे रही हो तो उसको देते समय कुछ निकाल लेना, या गिलास से, तो अभी तो बॉटल से ही पीता होगा 2 साल का बच्चा है तो वो कुछ या तुलसी, लेकिन डाल के पहले तभी देना बच्चे, उसके बगैर नहीं। और देखिए आचार्य जी, अब देश के अलग अलग कोने से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने दिल्ली से सवाल लिया, शिमला से सवाल लिया, अब अजमेर से भी एक सवाल अनीता का आया है, और सवाल उनका ये है कि ग्रहण के दौरान कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, किन किन कामों को करने की मनाही होती है। बेटा कुछ खाना छौंकना नहीं चाहिए, बघारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और
भगवान को छूना, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लो जितना लेना है, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और नारिम हरिम हरम दर्शयेत न स्पर्शेत, स्त्री हरि और हर यानी भगवान और स्त्री का देख सकते हैं, छू नहीं सकते, छूना मत। तो इसलिए सेक्स भी नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। तो इसलिए ग्रहण के दौरान, अच्छा, सुई में धागा डालने की भी मनाही है, सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए। कोई और सवाल आपके मन में? बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल ऐसा ही कुछ पटना से भी आया है। और जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की कहावतें अक्सर लोगों ने सुनी होती हैं और उसके चलते एक धारणा लोगों के मन में बन जाती है। तो ऐसा ही सवाल राशि का पटना से है। वो कह रही हैं कि कहावत है कि टांगे हमें मोड़कर नहीं बैठना चाहिए जिस वक्त ग्रहण पड़ रहा हो। तो वो पूछना चाह रही कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे का क्या तर्क? नहीं बेटा, ऐसा है कि जब कोई चीज़ होती है तो बहुत जो ज़्यादा बड़े विद्वान लोग हैं वो ऐसी चीज़ जोड़ देते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। टांगे मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी बात है। और पूछो बच्चे। आचार्य जी, सवाल हम आगे भी लेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास इस वक्त सवाल आ रहे हैं। और देखिए, दर्शक इतना ज़्यादा हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो आम लोगों के सवाल वो हम यहाँ पर ले भी रहे हैं और आचार्य जी आप जवाब भी दे रहे हैं। हमने अब तक 6 राशियों की बात कर ली आचार्य जी, और अब आगे की जो राशि है यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि, ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर कैसा होगा। तुला राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा, यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों पर यह ग्रहण लगेगा। इसके प्रभाव से आपको अर्थ की हानि होगी, आपको धन संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः नुकसान से बचने के लिए आपको कल यानी चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद दूध दान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने वजन का 10वां हिस्सा चावल निकालकर अलग रख लेना चाहिए और उसको परमानेंटली लगभग 6 महीने तक घर में रखा रहना। और वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा और ये स्थान स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लिहाजा इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के दिन, कल के दिन चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से फोन पर बात करते समय अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत, अपनी कमी नहीं बतानी चाहिए, अपना भेद नहीं बताना चाहिए। और अगर मुमकिन हो तो ग्रहण के बाद खरगोश को चारा खिलाना चाहिए। हमने 2 चीज़ें बताई हैं, 2 में जो आप कर पाए दोनों कर पाए दोनों, एक कर पाए एक। और धनु राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ शारीरिक परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के बाद जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अब देखिए, हमने बातें कर ली राशियों की और लोगों के सवाल भी हम लगातार ले रहे हैं। तो अब चंडीगढ़ से एक सवाल आया है गायत्री का आचार्य जी, वो भी मैं ले लेती हूँ। वो कह रही हैं कि बेटी के बोर्ड के एग्जाम्स हैं और मैं कौन से मंत्र बोलूं, उन्हें कौन से मंत्र बोलना चाहिए ग्रहण के टाइम में कि ताकि बेटी के अच्छे नंबर आए। हाँ, बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला सवाल नागपुर से अगला सवाल है राजा का और सवाल ये है कि ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने लग्न के स्वामी देवता, 5वें स्थान के स्वामी देवता और 9वें यानी भाग्य के स्वास्थ्य पहला, विद्या 5म और 9वां भाग्य से जुड़े हुए जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों का जाप करना बेहतर है। यानी कि आप अपने भाग्य से रिलेटेड जो ग्रह है उसके मंत्र का जाप विशेष रूप से करें, वरना अपने इष्ट देव का मंत्र करें। कोई मंत्र गुरु ने दिया है तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसको अवश्य करें। और कोई भी मंत्र करेंगे तो मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मनन करने से रक्षा करे वही मंत्र है, हर मंत्र आपकी रक्षा करेगा। अगला सवाल
सवाल अगला मैं ले रही हूँ आचार्य जी। यूट्यूब के ज़रिए तमाम जो दर्शक हैं वो अपना सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं। मनीष का एक सवाल आया है और देखिए कहते हैं कि अब चूंकि आज काशी विश्वनाथ धाम में बहुत बड़ा दीपोत्सव का आयोजन है और कहते हैं कि स्वर्ग से देवता आकर अपना दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और काशी में बहुत भव्य आयोजन किया गया और इसके बाद से शादियों की शुरुआत हो जाती है। तो एक ऐसा ही सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आचार्य जी कि क्या शादी की तारीख कल के दिन पक्की की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? देखो, कुछ चीज़ों अजीबो गरीब ढंग से, जैसे हमारे यहाँ नवरात्र में लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं। अरे भाई, नवरात्र साधना का अवसर है, गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। वैसे ही अब शादी की तारीख का चंद्रग्रहण से कोई वास्ता नहीं है। चंद्र ग्रहण का लेना देना आपकी फिजियोलॉजी से है, तो आप शादी की तारीख जरूर तय कर सकते हैं। जी, अगला सवाल। जी आचार्य जी, मुंबई से अगला सवाल है किरण का। वो जानना चाह रही हैं कि क्या ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना जरूरी है? अगर स्नान करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो अगला सवाल। यकीन करते हैं कि किरण के सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आचार्य जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी तो आपने एक मुझसे सवाल पूछा था कि क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र में ही ज्वार भाटा क्यों आता है? तो मुझे लगता है ये सब जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है कि अभी गंगा। हमने ये भी बताया था कि कल हम एक फंक्शन में गए थे। वहाँ एक बुजुर्ग गोस्वामी जी ने ये बात कही और बड़ी अच्छी लगी हमें। तो बिल्कुल हमको इतनी अच्छी लगी, हम कल से बहुत से लोगों को बता चुके हैं। समुद्र में, गंगा के पानी में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, जमुना में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, समुद्र के पानी में जोड़ देती हूँ आचार्य जी मैं कि चंद्रमा की चाल से इसका क्या लेना देना है? चंद्रमा की चाल देखो, चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट आता है और दूर जाता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। हमें लगता है कि शायद चंद्र ग्रहण से ही इसका कुछ कोरिलेशन समझ करके आप ये सवाल भी पूछना चाहते हैं। जी। एक्चुअली ज्वार भाटा इसलिए आता है कि ज्वार भाटा पानी में कम, नमक में ज्यादा आता है। तो चूंकि समुद्र का पानी खारा है इसलिए समुद्र में ही ज्वार भाटा आता है। हमारी देह में ब्लड प्रेशर का संबंध नमक से, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक कम खाओ। अब बात क्लियर हो रही ना? इसीलिए मतलब ये केवल इसलिए कि जो खारा पानी है उसी में ज्वार भाटा आता है, उसका मूल रीजन नमक। और मुझे लगता है ये शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सवाल तो हम ले ही रहे हैं और राशियों की बातें भी हम कर रहे हैं आचार्य जी। तो अब जो हमारी अगली 3 राशियां हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अगली 3 राशियों पर किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लगेगा और चौथा स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। लिहाजा लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15 दिन तक किसी भी मुद्दे पर माता का विरोध नहीं करना है और अगले 3 दिन तक घर में आए मेहमानों को दूध या शरबत अपने हाथ से उठाकर पीने के लिए देना। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए और ग्रहण के दौरान गेहूं या गुड़ निकाल कर रखना चाहिए। ग्रहण के बाद किसी सफाई कर्मी को आदरपूर्वक रिक्वेस्ट के साथ दान कर देना चाहिए। और मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर लगेगा और ये स्थान धन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके माता या किसी बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और ग्रहण के बाद माता या सास से 2 मुट्ठी चावल लेकर एक सफ़ेद कॉटन के कपड़े की थैली में बांधकर उस थैली को हमेशा अपने पास रखें। ये आपके लिए सौभाग्य सूचक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण को लेकर चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, तमाम दर्शक इस वक्त देश के कोने कोने से हमसे जुड़े हुए हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। ये आपने बताया भी हालांकि पहले, लेकिन एक सवाल अंबाला से उमेश का आया है और सवाल है कि
कल कहीं अगर जरूरी यात्रा पर जाना हो तो क्या इस दौरान यात्रा करना उचित होगा? ये उमेश जी ये भी पूछ सकते हैं कि यात्रा के दौरान क्या करना उचित होगा। उमेश जी यात्रा करिए, बिल्कुल शान से यात्रा करिए, यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यात्रा के दौरान कोशिश करिए कि ग्रहण के बाद ही खाइए। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन अब तो 2.5-3 घंटे का मामला है, 3-3.5 घंटे तो वैसे भी नॉर्मली कोई अक्सर लोग नहीं खाते हैं। तो इसलिए यात्रा में और कोई विशेष नियम आपको नहीं पालन करना है। और अगर यात्रा में आप थोड़ा कुश अपने साथ रख सकें, कुश जिससे आसन बनता है, कुश आसन, आप उसको अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, अपने साथ रख लीजिए और उसको लेकर के जाइए, यात्रा कीजिए। अगला सवाल। आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में भी है। अब सवाल पहले मैं नोएडा का ले लेती हूँ, विराज का, फिर मैं अपना सवाल भी लूंगी। नोएडा से विराज का सवाल है कि ग्रहण के दौरान वो गीता या भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल विराज जी, पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए और सबको सुनाइए भी। आपको पढ़ने का भी पुण्य लाभ होगा और सुनाने का भी पुण्य लाभ होगा। इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, द ओनली बुक, केवल इकलौती पुस्तक पूरे विश्व में जो अपने आप में अप्रतिम है, अनूठी है, और जो पुस्तक मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग बताती है, जो कोई गल्प नहीं है, जो कल्पना नहीं है, जो सांख्य का मूर्त रूप है, वो गीता। तो गीता अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी। और लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय, उनका उन्हीं का लाभ होने का है। ये शाम इंदिवर श्याम हो जनार्दना, जिनके इंदिवर जनार्दन श्याम हो, उनको लाभ, सब कुछ विजय, सब कुछ तो शीर विजय, सब कुछ वहीं प्राप्त होता है। जी आचार्य जी, अब एक सवाल मेरा है कि कहते हैं कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कल कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहा है, गहने खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी शुभ नया काम करना चाह रहा है, तो उसे रुक जाना चाहिए, एक दिन अवॉइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसको किए बगैर कोई बड़ा भारी नुकसान हो रहा है कि भाई आज हमको ये जायदाद मिल रही है 100 रुपये में और कल हमको 10 लाख रुपए मिलेगी, तो भैया ले लो, क्या कहें? यही कह सकते हैं। भाई अवॉइड करने, कौन सी आफत आई जा रही है किसी 3-3.5 घंटे में आपको सारी ज़मीन जायदाद खरीद लेनी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर इमरजेंसी है या कोई बहुत बड़ी घटना हो रही तो करिए, कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई उससे प्राण को संकट नहीं पैदा हो जाएगा। अवॉइड कर सके बेटर। तो आचार्य जी, हमने तमाम दर्शकों के सवाल तो ले लिए। अब एक सवाल जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, और सवाल ये है आचार्य जी कि आम जीवन पर, मार्केट पर, देश पर किस तरह का असर इस ग्रहण का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, इस खग्रास ग्रहण के प्रभाव से लगभग सभी तरह के मार्केट ऊपर उठेंगे। आज भरणी नक्षत्र मेष राशि पर रहेगा। इस पर शनि की विशिष्ट दृष्टि पहले से ही चल रही है। इस मूवमेंट से मार्केट तेज होगी। रुई, चांदी और घी सब तेजी पकड़ लेंगे। इसके अलावा सरसों, बिनौला, मूंगफली, चांदी में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अब ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, सूर्य ग्रहण के दौरान भी आपको बताया था कि किस दिन कौन कौन से राशि किसके साथ, कौन कौन सी ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में गोचर करेंगे और किन किन चीज़ों पर असर आएगा। आज मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 11 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में आने का असर आईटी कंपनीज के शेयर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स पर पड़ेगा। 13 नवंबर को शुक्र के साथ बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएगा और ठीक उसकी 7वीं राशि यानी वृष राशि में इसी दिन वक्री मंगल आएगा और मंगल के बुध शुक्र के साथ समसप्तक संबंध बनेगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण तेल, सरसों, सोयाबीन, रुई, सोना, चंदन और कपूर के बाजार में फ्लक्चुएशन होगा। 14 नवंबर, मैं एक बात ये पहले स्पष्ट कर दूं कि जो मैं इस तरीके की मार्केट की बात बताया, सटोरिए, कृपया इसका दुरुपयोग न करें। ये गृहस्थों के लिए दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो अपनी किचन के लिए कब सामान खरीदना है, कब गुड़ खरीदना है, कब शक्कर खरीदना है, वो जान सकें। ये सदगृहस्थों के लिए। 14 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में आने से गुड़, शक्कर, चावल और नमक के भावों पर असर पड़ेगा।
संभावना है कि पहले भाव कम हो और फिर हल्के से भाव बढ़ेंगे। 15 नवंबर को बुध भी अनुराधा नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ बाजार के भावों पर अपना असर दिखाएगा। ध्यान रहे, मंगल के साथ इसका समसप्तक संबंध, दृष्ट संबंध भी बना हुआ है। इन ग्रहों का इम्पैक्ट सोना, चांदी, इलायची, चना, अलसी और रूई पर होगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव भी बुध और शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव के इस मूवमेंट से, इस गोचर से सोना, चांदी, अलसी, कॉपर, ऊनी कपड़े और गुड़ के भावों में एक बार अचानक तेजी बनकर थोड़ी सी मंदी हो सकती है, लेकिन कॉपर मंदा नहीं होगा। यह समय सावधानी बरतने का है। कॉपर मंदा नहीं होने की संपूर्ण संभावना है, कॉपर को बढ़ना है थोड़ा सा। 19 नवंबर को सूर्य, बुध और शुक्र के साथ अनुराधा नक्षत्र में आ जाएगा। मंगल के साथ इन तीनों का समसप्तक संबंध बना है। ये समय बाजार में थोड़ा सा कीमतें गिरने का समय होगा। 24 नवंबर को गुरु के मार्गी होते ही बाजार में बहुत सी चीजें बदलने लगेंगी। 24 नवंबर को ही बुध और शुक्र दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। ये चीज गुड़, शक्कर और चावल के भावों में तेजी बना सकती है, जबकि चांदी, सरसों, तिल, तेल और हींग के बाजार में फ्लक्चुएशन होगा। 25 नवंबर को पश्चिम में शुक्र के उदय होते ही शक्कर की कीमतें गिरने की संभावना बनेगी, जबकि जूट में, चावल में, तिल में और चांदी में तेजी होगी। 2 दिसंबर को, देखो दिसंबर की चर्चा करने के पहले एक बात बता दें, हम ये पढ़ तो रहे लेकिन हमको लगातार उन दर्शकों की भी याद आ रही है जो अपने सवाल जिन्होंने लिख के हमें भेजे। आज अगर समय न मिला, हम जवाब न दे पाए, तो देखो कल हम बहुत देर तक रहेंगे। आप ये जो सवाल पूछना हो सब पूछ लेना। कल हम रहेंगे, जुड़िएगा समय रहते और फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि कितने बजे शुरू होगा, या अभी बताएंगे ही। तो अब चलो दिसंबर की बात कर लेते हैं। समय एक बार आचार्य जी बता देते हैं दर्शकों को कि कल 2 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार आचार्य जी से हमारी खास चर्चा चंद्र ग्रहण को लेकर होगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है और अगर यदि आज आपके कोई सवाल छूट गए हैं तो कल भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे आचार्य जी। देखो भाई, आप ही हमारे भगवान हो और हमारा भगवान अगर हमसे कुछ पूछे और हम जवाब न दे पाएँ तो मलाल तो बना रहेगा। इसलिए हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, सबके काम के ये तो दे रहे हैं, लेकिन आपका सवाल अगर आज रह गया तो कल भाई जरूर पूछ लेना, ताकि हमको कष्ट न हो, हमको दुख न हो। हमको सुख तभी मिलेगा जब हम आप में से हर एक के प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। अब आगे चलते हैं। 2 दिसंबर को बुध के पश्चिम में उदय होने के बाद रुई, चांदी, बैंकिंग के शेयर्स और मूंग दाल की कीमतों में फ्लक्चुएशन होगा। पहले ये कीमतें गिरेंगी, फिर बाद में कीमतें बढ़ जाएंगी। और 3 दिसंबर को सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्राचार्य के साथ होंगे। इसी दिन बुध धनु राशि में आएगा और बुध पर मंगल की विशेष दृष्टि रहेगी। नतीजा ये होगा कि गुड़, हल्दी, चांदी, कपास, रुई, गुड़, हल्दी, चांदी, कपास, घी और रुई के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 4 दिसंबर को वक्री मंगल रोहिणी नक्षत्र में गोचर से लाल मिर्च, हींग, सरसों, सूती कपड़े, तिल, रुई और कपास की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 5 दिसंबर को शुक्र भी बुध के साथ धनु राशि में आकर संबंध बनाएगा और इन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। इस ग्रह स्थित से सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर्स, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, सॉफ्टवेयर के शेयर्स में भी और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके शेयर्स में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। खांडसारी महंगी हो सकती है। रुई और कॉटन से बनी चीज़ें सस्ती होकर तेज होंगी और गेहूं, चना, जौ, चांदी, तांबा, सोना और अदर मेटल्स, ये मेटल्स सब महंगे हो जाएंगे। अब मेटल्स को महंगा ही होना है 2-4 साल तक। 12 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध के गोचर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन बिनौला, रुई, सोयाबीन, हींग और बैंकिंग के शेयर्स, इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में आएंगे और बुध और शुक्र से उनका संबंध बनते ही शेयर मार्केट तुरंत तेज हो जाएगा, बाजार में तड़ से तेजी आ जाएगी।
तीनों ग्रहों के एक साथ उपस्थिति और उन पर मंगल की दृष्टि के कारण कॉपर, चांदी, सोना, हल्दी, तिल, जौ, बाजरा, रुई, कपास, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 20 दिसंबर को राहु भरणी नक्षत्र में आएगा, भरणी के पहले चरण में, और केतु स्वाति के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। उस समय सोना, चांदी, सोयाबीन, रुई और घी के मूल्यों में फ्लक्चुएशन के बाद हल्की सी कमी होगी। 22 दिसंबर को बुध के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने से मक्का, जौ, चना और गेहूं के अनाज सस्ते हो सकते हैं। और 26 दिसंबर को शुक्र भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। अकेला बुध यहाँ कीमतें गिराता है। अगर अकेला बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो कीमतें गिराता है, और अकेला शुक्र भी यहाँ कीमतें गिराता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आने पर। लेकिन अगर बुध और शुक्र दोनों एक साथ हों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो कीमतों में फ्लक्चुएशन होता है। यही नहीं, दृष्टि के संबंध के कारण कीमतों में तेजी आएगी, उल्टा होगा, तेजी आएगी। एरंड, रुई, कपास, खांडसारी, सोना, चांदी, अलसी और गुड़ की कीमतें जल्दी ही बढ़ती दिखाई देंगी। 27 दिसंबर को बुध मकर राशि में शनि के साथ गोचर करेगा। इस गोचर से इलायची, ड्राई फ्रूट्स, शेयर बाजार, धातुओं के सोना, चांदी, तांबा, इन सब की कीमतों में काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन होगा और उसके बाद बहुत महंगाई का रुख बन सकता है। उम्मीद करता हूँ 29 दिसंबर को शुक्राचार्य के मकर राशि में आते ही बुध और शनि मकर राशि में पहले से हैं, इसी दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और इसी दिन बुध वक्री हो जाएगा। इस ग्रह स्थिति से शेयर बाजार, खासकर बैंकिंग सेक्टर के शेयर में फ्लक्चुएशन होगा। साथ ही अनाजों के दामों में खासकर गेहूं, चना, दलहन, सोयाबीन और खांडसारी, इन सब की कीमतों में बड़ा जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा और लास्ट में ये तेजी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। 30 दिसंबर को बुध वक्री चाल से चलता हुआ धनु राशि में सूर्यदेव के साथ संयोग करेगा और इन पर मंगल की विशेष दृष्टि होगी। इसके प्रभाव से कपास, चांदी और रुई की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद तेजी आने की संभावना है। जी, तो आचार्य जी से अभी हमने जाना कि किस तरह से प्रभाव मार्केट पर पड़ने वाला है, किस राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज की ये विशेष चर्चा अब यहीं पर हम खत्म करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और साथ ही अपने दर्शकों को एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि कल भी आचार्य जी से हमारी एक खास चर्चा जारी रहेगी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े होंगे। आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा। आचार्य जी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे दर्शकों को अपना समय दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।